Hello students, I welcome once again to my YouTube channel अशोक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछली की वीडियो तक आप मुझे नहीं देख पा रहे थे, पर आज से और आगे की वीडियो में मैं आपके सामने आकर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। पिछली की वीडियो में हमने अयस्क के सांद्रण की दो विधियों को पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि फेन उत्प्लवन विधि या इसी का नाम झाग उत्प्लवन विधि है, इसके बारे में जानेंगे। इस विधि में बेसिकली सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। आपने पिछले की वीडियो में देखा है कि हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। इसके अलावा चुंबकीय सांद्रण विधि से हम लोग चुंबकीय अयस्क या चुंबकीय अशुद्धियाँ उनका सांद्रण करते हैं। इस विधि में हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करेंगे और आप अयस्कों के नाम भी याद कर चुके होंगे, जिसमें आपको पता होगा कि सल्फाइड अयस्कों के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे ZnS जिसका नाम जिंक ब्लेंड है, सेकेंड PbS गैलेना और CuFeS2 कॉपर पैराइट, FeS2 आयरन पैराइट। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि को जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि इसमें एक आयताकार पात्र लिया जाता है। इस आयताकार पात्र के अंदर अयस्क के चूर्ण को जल में भिगाकर जल में घोलकर डाल दिया जाता है। मतलब इस आयताकार पात्र में जल, सल्फाइड अयस्क रखे होते हैं। इसके अलावा इसमें हम तेल, कौन सा तेल, तारपीन का तेल या फिर चीड़ का तेल डालते हैं। साथ में हम एक पदार्थ जैंथेट डालते हैं। जैंथेट एक तेलीय पदार्थ ही होता है, तेल जैसा ही चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका कारण हम जानेंगे कि हम आखिर इसको क्यों डालते हैं। तो एक बार और मैं रिपीट कर लूँ। आयताकार एक पात्र होता है जिसके अंदर हम जल और सल्फाइड अयस्क के चूर्ण को डालते हैं, तारपीन के तेल या फिर चीड़ के तेल और जैंथेट को भी इसमें मिला देते हैं। इसके अलावा इस आयताकार पात्र के अंदर एक पाइप लगा होता है और उस पाइप में हम एक पंखी को फिट करते हैं। ये एक पंखी भी इसमें लगी होती है। इस पंखी का काम होता है तेजी से घूमना, और इसके तेजी से घूमने से क्या होता है, जल, अयस्क और ये तेल जैंथेट आपस में मिल करके झाग बनाते हैं और झाग जो है पानी के ऊपर सतह पर जमा हो जाता है। झाग बनाने के लिए इस पंखी को घूमना भी जरूरी है। इस पंखी के घूमने के लिए हम ऊपर से तीव्र वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यदि हम एक पाइप को मुंह में लेकर के पानी से भरे गिलास में फूके तो हवा का बुलबुला उठता है, वैसे ही तेजी से अगर इसमें हवा प्रवाहित की जाए तो ये पंखी घूमेगी और ये सारे मिश्रण मिल करके झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे। अब एक नोट पॉइंट याद करने वाला है कि आखिर झाग बनने से होगा क्या। तो नोट पॉइंट यही है कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं तेल में भीग जाते हैं, अर्थात वे तेल में मिल जाते हैं। सल्फाइड अयस्क का एक नेचर होता है कि वो तेल में भीग जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, सल्फाइड अयस्क तेल में भीग जाने के कारण ऊपर झाग के साथ आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में अगर तेल की बूंद डाल दी जाए और कितना भी मिश्रण को हिला लिया जाए, फिर भी तेल की जो बूंद है वो नीचे न बैठ करके ऊपर आती है। तो उसी कारण तेल के साथ साथ सल्फाइड अयस्क भी अशुद्धियों को छोड़ करके इस पानी के ऊपर झाग के रूप में आ जाते हैं। अब हमारा काम होता है इस झाग से सल्फाइड अयस्क को अलग करना। तो आपने देखा होगा कि यदि अगर दाल बनाया जाए ज़्यादा मात्रा में, कुकर में नहीं किसी बर्तन में, तो उस दाल को बनाने से उसमें बहुत ज़्यादा ही झाग
पैदा लेता है, उस झाग को हम दूसरे बर्तन की सहायता से अलग कर लेते हैं और हमारा दाल शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस झाग को हम भी किसी बर्तन की सहायता से अलग कर लेंगे, जिससे इसमें मिले हुए सल्फाइड अयस्क अलग हो जाएंगे और जो अशुद्धियां होंगी अर्थात जो गैंग होगा वो नीचे तल पर बैठ जाएगा। इस प्रोसेस में 2-3 और नोट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है ज़ैंथेट। ज़ैंथेट का काम क्या होता है? तो ज़ैंथेट मैंने पहले ही बताया, ये भी एक तेलीय पदार्थ ही होता है जिसका काम होता है इस सल्फाइड एस को अपने पास इकट्ठा करके रखना। इसलिए इस ज़ैंथेट को कहा जाता है संग्राहक। यदि आपसे क्वेश्चन बन जाए फेन उत्प्लावन विधि में संग्राहक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जवाब होगा ज़ैंथेट। और यदि क्वेश्चन बन जाए संग्राहक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं फेन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्कों को इकट्ठा करने के लिए, संग्रहित करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे संग्राहक कहते हैं और इसका उदाहरण है ज़ैंथेट। अगला नोट पॉइंट है स्थायी कारक। ये क्या होता है? हमने जो झाग बनाया वो ज़्यादा देर तक तो टिकेगा नहीं। आप भी जानते हैं कि झाग के बुलबुले धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस झाग को ज़्यादा देर तक स्थायी बनाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं स्थायी कारक। इसके एग्जाम्पल हैं एरोसॉल और एनिलीन। इसके बारे में हम ऑर्गेनिक चैप्टर में चर्चा करेंगे। अभी के लिए केवल आप इन दोनों के नाम याद कर लें कि स्थायी कारक एरोसॉल और एनिलीन है। एक और नोट पॉइंट है चौथा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं पर कोई छोटा टॉपिक भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है कि यदि इस सल्फाइड एस्क में दूसरी अशुद्धि भी सल्फाइड एस्क की हो तब हम इसे कैसे अलग करें। जी हाँ, अभी तक तो हमने ये जाना कि अगर सल्फाइड एस्क के साथ कोई दूसरी अशुद्धि हो तो सल्फाइड एस्क तेल में घुल करके ऊपर आ जाएंगे और दूसरी अशुद्धियाँ नीचे तली पर बैठ जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी अशुद्धि भी सल्फाइड एस्क की ही हो तो दोनों ही झाग के साथ ऊपर आ जाएंगे। फिर हम कैसे एस्क को शुद्ध करेंगे? तो उसके लिए एक शब्द है अवनमक, जिसका काम होता है दूसरे सल्फाइड एस्क की अशुद्धि को क्रिया करके नीचे तली पर बैठा देना और जिस सल्फाइड एस्क की हमें ज़रूरत है उसे झाग के रूप में ऊपर भेज देना। मैं फिर कहूँगा अवनमक क्या होता है? अगर एक सल्फाइड एस्क के साथ दूसरी अशुद्धि भी सल्फाइड की ही हो तो अवनमक का इस्तेमाल किया जाता है। अवनमक करता क्या है? अशुद्धि वाले सल्फाइड की साथ अभिक्रिया करके नीचे तली पर उसे बैठा देता है और जिस सल्फाइड की हमें ज़रूरत होती है उस सल्फाइड एस्क को ऊपर भेज देता है और उस अवनमक के रूप में हम सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, सोडियम साइनाइड। ये अवनमक के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इतनी बातें आप याद रखें। इसका एक रिएक्शन भी होता है कि अगर PbS के साथ हमारे ZnS की अशुद्धि हो PbS अयस्क के साथ ZnS की अशुद्धि हो तो हम इसमें NaCN अवनमक को मिला देंगे, जिससे वे रिएक्शन करेंगे। NaCN रिएक्शन करेगा ZnS से और अभिक्रिया करके नीचे तली पर बैठ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।